मैसेजिंग का खेल तो ठीक है, लेकिन इसमें सरकार को लेकर सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है जेडीयू हो, टीडीपी हो, वो इस बिल को लेकर समर्थन ना करें, लेकिन सरकार ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत जेडीयू और टीडीपी समर्थन में आए, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आई। देखिए, बिल्कुल ये पहले से तय था, क्योंकि आपको याद होगा 29-30 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पे थे और वहां उनकी जेडीयू मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार और जेडीयू के सर्वा आप कह सकते हैं उनको, उनसे बातचीत हुई थी और साफ तौर पे तय हो गया था। टीडीपी और जेडीयू की टोटल 3 डिमांड थी कि लैंड का विषय है, क्योंकि जमीन का विवाद बहुत ज्यादा है वक्फ के साथ, तो लैंड राज्य का सब्जेक्ट होता है, उसमें राज्य से कंसल्ट किया जाए। डीएम से ऊपर का अधिकारी जो होता है उसको राज्य सरकार को नियुक्त करने का अधिकार हो, कोई भी विवादी मुद्दा अगर हो तो उस पर वो रेट्रोस्पेक्टिव ये कानून लागू ना हो, यानी पहले से ये कानून लागू ना हो। चौथा ये था कि सरकारी जमीन के अलावा अगर कहीं कोई अविवादित चीजें हैं जिसमें मुस्लिम संगठनों का कोई धार्मिक चीजें चल रही हो, धार्मिक प्रतिष्ठान चल रहा हो, उसको ना छेड़ा जाए। तो ये 3 जो डिमांड थी वो जेडीयू की भी थी, टीडीपी की भी थी, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। आंध्र प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिलते हैं चंद्रबाबू नायडू को, वहीं बिहार के बारे में भी कहा जाता है कि मुस्लिम समाज का अच्छा खासा वोट नीतीश कुमार को भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जो एक सेकुलर क्रेडेंशियल्स है इन दोनों नेताओं का, उसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी एनडीए की जो सरकार है उसके ऊपर थी, उसको भी मेंटेन किया गया। और ये बिल्कुल साफ था पहले से ही। कल रात आपने देखा, जेडीयू हो, टीडीपी हो या फिर एलजेपी रामविलास हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी है, तमाम जो भी एनडीए के सहयोगी है सबों ने व्हिप जारी किया था। और 3 लाइन जो व्हिप अपने सांसदों के लिए जारी होता है उसमें साफ साफ ये लिखा जाता है कि हम सभी सांसद सदन में उपस्थित रहें और बिल का समर्थन करें। तो जो प्रॉब्लम थी, जहां दिक्कतें थी कि ज्यादा दिक्कत हो सकती है, मुस्लिम संगठन नाराज हो सकते हैं टीडीपी या जेडीयू से, वो तमाम समस्याओं को बिल जब जेपीसी में भेजा गया था उसी वक्त जो 14 संशोधन वहां किए गए थे उसी में उन सभी संशोधनों को कर दिया गया था। लिहाजा कहीं कोई समस्या नहीं थी। इन तमाम सहयोगी दलों के टॉप लीडर्स प्रधानमंत्री के टच में खुद थे, अमित शाह के टच में थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के टच में थे, और वहां पे तमाम बातें पहले ही हो चुकी थी। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता तो सरकार इस बिल को लाने का जोखिम नहीं उठाती। और कुमार, क्योंकि अब थोड़ी देर में जैसे ही अब आखिरी फैसला आएगा वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन आज इस बिल ने एक अलग मैसेज भी दिया है, खासकर जब गृह मंत्री अमित शाह बयान देते हैं कि संसद का कानून है, आपको यह मानना ही पड़ेगा। हमें ठीक याद है जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, उसके बाद ठीक सरकार इस बिल को लाई थी, फिर वापस खींच लिया था, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए, हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो सरकार का एक आक्रामक और कॉन्फिडेंस गजब का नजर आ रहा है तमाम इन रणनीति को लेकर कि लोकसभा में किस तरह से बिल पास कराने। यह समझ गई है सरकार की नंबर ही इंपॉर्टेंट है, चुनाव में जो नतीजा आता है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमार, देखिए, बिल्कुल एक बात जरूर है कि जब 400 का दावा किया गया था कि हम 400 सीट तक लेकर आएंगे, राजीव गांधी के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, उसके बाद जब आप सिमट कर 240-41 सीट पे रह जाते हैं और आपको सरकार बनाने के लिए थर्ड टर्म के लिए बैसाखियों की जरूरत होती है। बैसाखी मतलब टीडीपी और जेडीयू का सहयोग। कहीं ना कहीं टीडीपी के बारे में ये माना जाता है कि राजनीति में अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी खासी कीमत वो वसूल लेंगे। यही बात नीतीश कुमार के साथ भी लागू होती है। और आपने देखा होगा तमाम उसके बाद से जितने भी बजट आए हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार को अच्छा खासा हिस्सा बजट का दिया गया है, वहां के विकास के नाम पे ही सही, लेकिन बजट दिया गया है। तो बैसाखियों की सरकार है, ऐसे में उस वक्त एक जरूर ये तनाव था। और आपको याद होगा आरएसएस के बारे में जेपी नड्डा का बयान कि अब हमारे पास उतनी ताकत है कि हमें आरएसएस की जरूरत चुनावों के लिए नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं स्वयंसेवकों की जरूरत चुनाव के लिए नहीं है। हालांकि बाद में बहुत सारी सफाई दी गई इसको लेकर, लेकिन जाहिर सी बात है कम से कम ये लगा कि हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब बीजेपी की संख्या, सीटों की संख्या, भारी संख्या घटी थी, काफी ज्यादा कम हुई थी, तो ये लगने लगा था कि क्या बीजेपी का एजेंडा नहीं चल रहा है, क्या आरएसएस ने वापस हाथ खींच लिया। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उसके बाद हरियाणा के चुनाव हुए, और इन चुनावों में जब एक तरह से बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी लौटी, उसके बाद बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो अभी की है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और उसी का नतीजा है कि देखिए, जब आप लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, जब आप कमजोर होते हैं तो आपको 2-4 सहयोगी मिल जाते हैं जो आपकी सरकार चला रहे हो,
उसके बाद अगर तमाम राज्यों में आप अगर हारते होते, जैसा कि महाराष्ट्र का परिणाम आया, हरियाणा का परिणाम आया, उन राज्यों में अगर आप हारते होते तो जाहिर सी बात है आपके जो सहयोगी हैं वो भी आप पे हावी होने का प्रयास करते, क्योंकि आगे बिहार में चुनाव है। अगर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी इन राज्यों में नहीं हुई होती तो हो सकता है जेडीयू भी दबाव बनाने का प्रयास करता। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में जब धीरे धीरे एक बार कमजोर होकर फिर आप मजबूत होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सहयोगियों के बल पे ही गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा कि ये संसद का कानून है, सबको मानना होगा। जाहिर सी बात है भारतीय लोकतंत्र में संसद सर्वोपरि व्यवस्था दे दूं कोई